कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए एक जगह आए थे। उनकी बातचीत से ये सामने आता है कि एक लड़की जिसका नाम बेथ था, उसे 1 साल पहले कैंसर हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। सभी लोग पिकनिक का खूब आनंद ले रहे थे, लेकिन बेथ के चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेथ बार बार जय से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जय अपने मजे में इतना डूबा हुआ था कि न तो उसे बेथ की उदासी दिखाई दी और न ही उसने ये महसूस किया कि बेथ उसे कुछ जरूरी बताना चाहती है। आगे की यात्रा के दौरान दोनों जंगल के काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं। तभी बेथ एक पत्थर पर गिर जाती है और घायल हो जाती है। वो जय से कहती है कि वो अपना जख्म साफ करने जा रही है और झरने के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी दौरान बेथ की नज़र सामने पड़े एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है। उस जानवर को बेहद अजीब तरीके से मारा गया था और उसकी पूरी खाल तक उतार दी गई थी। डर के मारे बेथ चीखते हुए जय को बुलाती है, लेकिन जय उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये जंगल है, यहाँ शिकारी होना स्वाभाविक है और ऐसा काम शिकारियों के अलावा भला कौन कर सकता है। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वे लोग पूरा दिन मस्ती करते हैं और जैसे ही रात होती है अपने लिए एक टेंट लगा लेते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें गोलियों की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। तब जय बेथ से कहता है कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ शिकारी होंगे, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब सो जाते हैं। रात के बीच में बेथ की नींद एक अजीब सी आवाज़ से खुल जाती है। उसे महसूस होता है कि टेंट के बाहर कोई मौजूद है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखने जाती है, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो थोड़ा और आगे जाकर देखने का फैसला करती है। तभी अचानक जय उसके सामने आ जाता है। ये देखकर बेथ चौंक जाती है, क्योंकि उसने जय को टेंट में ही छोड़ा था। जय कहता है, तुम क्या कह रही हो? मैं तो पिछले 15 मिनट से टेंट में था ही नहीं। ये सुनकर बेथ बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से टेंट में किसी को देखा था, जिसे वो जय समझ रही थी। दोनों भागते हुए टेंट की ओर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उल्टा उनका टेंट बुरी तरह फटा हुआ मिलता है। टेंट पर किसी तरल पदार्थ जैसा कुछ टपक रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि यह किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। यहाँ जरूर कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिसके बारे में बेथ और जय कुछ भी नहीं जानते थे। तभी अचानक उन्हें एक बेहद डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी अजीब सी रहस्यमयी क्रीचर की थी। आवाज इतनी खौफनाक थी कि दोनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए वे देखते हैं कि पहाड़ों और चट्टानों पर भी वही तरल पदार्थ फैला हुआ था, जैसा उन्होंने अपने टेंट पर देखा था। इसका मतलब साफ था कि वो क्रीचर उन्हीं के बहुत पास रहता था। जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक बेथ को पेड़ के पीछे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। ये देखकर बेथ और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जय उसे वहां से निकालने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहता है। अब पूरा जंगल उनके लिए किसी भूल भुलैया जैसा बन चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर निकलने का सही रास्ता कौन सा है। भागते भागते वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो डरावनी परछाई अचानक बेथ के बिल्कुल सामने आ जाती है। बेथ उसे पूरा नहीं देख पाती, लेकिन उसे साफ दिखाई देता है कि उसका सिर और उसकी आंखें मौजूद हैं। वो दानव अपनी नज़र के जरिए बेथ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तभी जय बीच में आ जाता है और बेथ का ध्यान भटकाकर उसे वहां से दूर ले जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर फिर से भागने लगता है। अब बेथ जय को कुछ बताने ही वाली होती है कि अचानक जय का पैर एक जाल में फंस जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये जाल किसी इंसान द्वारा बिछाया गया लग रहा था, लेकिन इससे जय को गंभीर चोट लग जाती है। जय की हालत बिगड़ती देख बेथ उसके लिए पानी लाने का फैसला करती है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ती है और वो उसकी ओर बढ़ जाती है, लेकिन कुएं में पानी की जगह उसे इंसानों और जानवरों की लाशें लटकी हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर वो दहशत में आ जाती है और समझ जाती है कि यही उस शैतान का ठिकाना है जिससे वे भाग रहे हैं। डर के मारे चीखती हुई बेथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ों से बने एक जाल में फंस जाती है। अब उसे मारने के लिए वो काली परछाई फिर से उसके सामने आ जाती है। तभी उससे पहले कि वो उसे मार पाता, कोई व्यक्ति बेथ का मुंह दबाकर उसे खींच लेता है। दरअसल उसी इंसान ने बेथ को उस परछाई से बचाया था। कुछ देर बाद वो व्यक्ति बेथ को उसी रास्ते पर वापस ले आता है जहां जय पहले पड़ा हुआ था। फिर वो जय को अपने कंधे पर उठाकर उन दोनों को वहां से दूर ले जाने लगता है। वो अपना नाम क्वीन बताता है। क्वीन उन्हें बताता है कि जिस प्राणी का सामना बेथ ने अभी किया है उसका नाम वेंडिगो है। वो कई जानवरों और इंसानों का शिकार कर चुका है और मैं उसे मारने ही यहाँ आया हूँ। वेंडिगो का नाम सुनते ही जय बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसने उसके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। जय बेथ से कहता है कि वेंडिगो जंगल में भटके हुए इंसानों का शिकार करता है। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अब लगता है कि हम खुद उसका शिकार बन चुके हैं।
अब जय की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। बेथ क्वीन से गिड़गिड़ाकर कहती है कि कृपया हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता दें, वरना अगर जय का इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। इस पर क्वीन कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह इस जंगल में फंसा हुआ हूँ। वो बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया था, लेकिन अचानक वेंडिगो ने उसकी पत्नी पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। तभी से वो अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए वेंडिगो को मारना चाहता है। उसे भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पता। ये सुनकर बेथ रोने लगती है। जब वो मदद के लिए पुकारती है तो क्विन कहता है, ठीक है, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। वे दोनों मिलकर रास्ता ढूंढने निकलते हैं और तय करते हैं कि अगर रास्ता मिल गया तो वे जय को भी यहाँ से बाहर ले जाएंगे। वे दोनों रास्ता तलाश ही रहे होते हैं कि अचानक बेथ देखती है कि क्विन उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गया है। वो घबरा जाती है और डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके चारों ओर काली परछाई धुएं की तरह घूमने लगती है। बेथ इतनी ज्यादा डर जाती है कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। साफ दिखाई देता है कि ये गोली क्विन ने चलाई थी। बेथ को अब ये सच्चाई समझ में आ जाती है कि क्विन उसे रास्ता ढूंढने के लिए नहीं लाया था। दरअसल वो बेथ को एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था ताकि उस साय को मार सके, लेकिन उसकी गोली वेंडिगो को मार नहीं पाई। इसके बाद क्विन बेथ को अपने साथ वापस ले आता है और कहता है कि ये गोली कुछ समय के लिए उस साय को हमसे दूर रखेगी। ये जानकर बेथ का दिल टूट जाता है कि क्विन ने उसे धोखा दिया है। खैर, कुछ समय बाद वे लोग उस जगह लौट आते हैं जहां वे ठहरे हुए थे। जैसे ही बेथ जय को देखती है, उसे एहसास होता है कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो दर्द से तड़प रहा है। तब बेथ क्विन से कहती है कि उसने उसके साथ जो भी किया उसके लिए वो उसे माफ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर। इस बार क्विन को उसके साथ फिर से बाहर जाना होगा और जंगल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन क्विन ठंडे लहजे में कहता है, तुम शायद पागल हो गई हो, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर बेथ गुस्से में उससे पूछती है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्विन जवाब देता है, मुझे तुम चाहिए। वो बताता है कि उसने देखा है कि वेंडिगो जिस भी आदमी को देखता है उसे मार देता है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा। इसकी वजह यह है कि वेंडिगो को ऐसे शरीर चाहिए होते हैं जिन पर वो पूरी तरह कब्जा कर सके, और किसी शरीर पर कब्जा करने के लिए उसे कमज़ोर शरीर की ज़रूरत होती है। क्विन आगे कहता है कि वो ये अच्छी तरह जानता है कि बेथ इस समय गंभीर रूप से बीमार है और बीमार लोग वेंडिगो के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। जैसे ही वेंडिगो उसके शरीर पर कब्जा करने आएगा, उसी वक्त वो उसे मार देगा। ये सुनकर बेथ बुरी तरह डर जाती है। वो सच्चाई अब तक अपने पति जय को भी नहीं बता पाई थी। दरअसल कैंसर के इलाज के बाद भी उसकी रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई थी, यानी उसे दोबारा कैंसर हो गया था। यही बात वो हमेशा जय को बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्विन कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मेरी बात समझो। मुझे पता है कि अगर तुम दोनों यहां से निकल गए तो वेंडिगो तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो उसने मेरी पत्नी के साथ किया था। बेथ को अब ये साफ समझ में आने लगता है कि क्वीन उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। वो उसके सोने का इंतजार करती है और चुपचाप वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि क्वीन के घर का फर्श थोड़ा हिल रहा है। जब वो उसे खोलती है तो नीचे एक पूरी सुरंग दिखाई देती है। ये देखकर बेथ चौंक जाती है। उसे लगता है कि शायद यही जंगल से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता हो, लेकिन अंदर जाते ही उसकी रूह कांप उठती है। वहां कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि क्वीन ने उससे झूठ बोला है और वो खुद ही उन दोनों का शिकार करना चाहता है। डर के मारे जैसे ही बेथ बाहर आती है, वो देखती है कि क्वीन पहले से ही जाग रहा था और उसने उस पर बंदूक तान रखी थी। बेथ रोते हुए पूछती है, तुम हमसे क्या चाहते हो? तुमने इन मासूम लोगों को क्यों मारा? क्वीन जवाब देता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, वे सब भी इसी जंगल में भटक गए थे जैसे तुम भटक गए हो। वो बताता है कि उनमें से कुछ बीमार थे और कुछ घायल। उसे पता था कि वेंडिगो जरूर उनके शरीर पर कब्जा करने आएगा और वो उसी मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन वेंडिगो ने उन सभी को मार डाला। काफी समय तक इंतजार करने के बाद तुम यहां आई और तुम ही वो इकलौती इंसान थी जिसे वेंडिगो ने नहीं मारा। इसी वजह से मुझे पूरा यकीन हो गया कि वेंडिगो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता है। क्वीन कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं देना चाहता। मुझे हर हाल में वेंडिगो को मारना है और अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना है। अगर तुम यहां से चली गई तो मेरी सारी योजना नाकाम हो जाएगी।
वो आगे चेतावनी देता है कि अगर किसी तरह बेथ वहां से भागने की कोशिश भी करती है तो इस हालत में उसका पति जय वेंडिगो का शिकार बन जाएगा, क्योंकि उसकी गंभीर चोटों के कारण उसका शरीर अब बेथ से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। जय का नाम सुनते ही बेथ कांप उठती है और कहती है, तुम जय को कुछ नहीं करोगे। इसके बदले में वो कहती है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बेथ कहती है, मैं वेंडिगो से लड़ सकती हूँ और तुम्हारा काम आसान बना सकती हूँ। असल में इस वक्त क्वीन बेथ को ब्लैकमेल कर चुका था। उसकी बातों पर भरोसा करके वो बेथ को जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। वहां पहुंचकर बेथ उससे पूछती है कि उसे क्या करना होगा। क्वीन जवाब देता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो करना होगा वो वेंडिगो खुद करेगा। बस उसकी आंखों में मत देखना। अगर गलती से भी तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो वो तुम्हारी आंखों के रास्ते तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा और फिर तुम्हें मुझे भी मारना पड़ेगा। क्वीन की योजना के मुताबिक थोड़ी ही देर में काले धुएं के रूप में वेंडिगो वहां आ पहुंचता है। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वेंडिगो बेथ के शरीर में जाने के बजाय क्वीन के शरीर में प्रवेश करने लगता है। दरअसल उसी दिन क्विन ने उसकी आंखों में देख लिया था, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। बेथ को लगता है कि अब वेंडिगो क्विन के अंदर जा चुका है। यही सोचकर वो चाकू से क्विन पर वार कर देती है और उसे मार डालती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये सब वेंडिगो की एक चाल थी, ताकि बेथ पूरी तरह टूट जाए। वेंडिगो क्विन के शरीर में था ही नहीं, उसने सिर्फ ऐसा दिखावा किया था। इसके बाद वेंडिगो बेथ को अपनी कैद में ले लेता है और उसे घसीटते हुए उसी कुएं में ले जाता है जहां बेथ पहले जा चुकी थी। वो कुआं बहुत गहरा था और ये देखकर बेथ और भी ज्यादा डर जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी और उसकी जान बचना नामुमकिन है। थकी हारी बेथ जोर से चिल्लाती है और कहती है, हाँ ठीक है, मैं हार मानती हूं। मैं अब और दर्द के साथ जिंदगी नहीं जी सकती। आओ, मेरा शरीर ले लो। इतना कहते ही वेंडिगो एक बार फिर वहां आता है, इस बार अपने असली रूप में। उसका रूप बेहद भयानक और डरावना था। बेथ के शरीर में घुसने के लिए वेंडिगो को उसकी आंखों में देखना जरूरी था, लेकिन बेथ ने अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली। उसकी मौजूदगी को महसूस करते ही बेथ अपने हाथ में पकड़े चाकू से वेंडिगो के सीने पर जोरदार वार कर देती है। इस तरह पहली बार वेंडिगो खुद एक इंसान के जाल में फंस जाता है। जब बेथ को एहसास होता है कि वेंडिगो बुरी तरह घायल हो चुका है, तो वो अपनी आंखें खोलती है और उस पर लगातार हमला करती है। उसे लगता है कि उसने वेंडिगो को मार दिया है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी जान बच चुकी है। वहां अकेले खड़े होकर बेथ अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। उसे लगता है कि उसने वेंडिगो को खत्म कर दिया है और उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। किसी तरह वो उस कुएं से बाहर निकलती है और तेजी से अपने पति जय के पास पहुंचती है। वो जय को संभालती है और दोनों जल्द ही उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वेंडिगो की मौत के साथ ही जंगल पर उसका सारा जादुई असर भी खत्म हो जाता है। पूरा जंगल फिर से सामान्य हो जाता है और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है।